ये आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं नई दिल्ली द्वारका मणिपाल अस्पताल के डॉक्टर विपिन दुबे। नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आपका कोरोना जागरूकता श्रृंखला के एक और एपिसोड में, जिसमें हम बात करते हैं कोरोना और उसकी वैक्सीन के साथ ही आपके स्वास्थ्य से जुड़े विषयों पर। इस समय हमारे देश में कोविड के मामलों में कमी जरूर आ रही है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। देश में पिछले 24 घंटे में 3000 से अधिक लोगों में कोविड संक्रमण की पुष्टि हुई है, इसलिए हमें बहुत ही सतर्क और जागरूक रहना है। भारत में चल रहे विश्व के सबसे बड़े कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 179 करोड़ 91 लाख से अधिक वैक्सीन लगाई जा चुकी है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। श्रोताओं, कोरोना और इसकी वैक्सीन और आपके स्वास्थ्य से संबंधित सवालों के जवाब देने के लिए और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे आज के कोरोना जागरूकता श्रृंखला के इस एपिसोड में हमारे साथ हैं मणिपाल हॉस्पिटल द्वारिका दिल्ली के कार्डियक साइंस डिपार्टमेंट के प्रमुख डॉक्टर विपिन कुमार दुबे। डॉक्टर विपिन का मेडिकल एकेडमिक्स और पेशेंट ट्रीटमेंट में लंबा अनुभव रहा है। डॉक्टर विपिन, कार्यक्रम में आपका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद। श्रोताओं, आप भी कोरोना और अपने स्वास्थ्य से संबंधित सवाल डॉक्टर विपिन से हमारे स्टूडियो के नंबर 011-2342-1764 यानी 011-2342-1764 पर सवाल पूछ सकते हैं। अगर आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं तो आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज पर #AskAIR पर अपने सवाल पोस्ट भी कर सकते हैं। और अपने कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले डॉक्टर विपिन, आपसे जानना चाहेंगे कि देश में कोरोना वायरस संक्रमण की ताजा स्थिति क्या है और इसे आप किस तरीके से देखते हैं? पिछले कुछ सप्ताह में जो कोरोना के इंसिडेंट्स हैं नए केसेस के, वो काफी कम हो गए हैं और दिल्ली में तो ये अब 2 डिजिट में रह गए हैं जी। तो ये एक अच्छी बात है। शायद हमारा टीकाकरण जिस लार्ज स्केल पे हुआ है, जैसा आप बता रहे हैं कि 179 करोड़ लोगों को हुआ है, दैट इज अ वेरी गुड नंबर। बहुत ही अच्छा ये नंबर है। शायद कोरोना के प्रसार में जो रुकावट आई है उसमें एक टीकाकरण का काफी हाथ है, प्लस जो हमारे सोशल मीडिया है, खासतौर पे जो रेडियो है, टेलीविजन में और इन जगहों, इन माध्यमों से जो आप लोगों ने पब्लिक में एक अवेयरनेस बताया है मास्क के बारे में, सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में और सैनिटाइजेशन के बारे में, वो भी एक बहुत बड़ा रोल इसमें अदा किया है कोरोना के रोकथाम में। जहाँ तक मृत्यु दर का सवाल है और ये जो तीसरा लहर है, थर्ड वेव है, उसमें मृत्यु दर काफी कम है। अगर हम अपने अस्पताल की भी बात करें तो इस बारी के दौर में शायद ही रेयरली कोई पेशेंट का डेथ हुआ है, तो वो भी एक अच्छी बात है। मेडिकल साइंसेज में नॉलेज भी कोरोना के ट्रीटमेंट में के अनुभव में काफी पिछले 2 सालों में जानकारियां हासिल हुई हैं और वो जानकारियां भी काफी मदद करी हैं इस बारी के लहर में लोगों को ट्रीट करने में और कम से कम मोर्टलिटी होने में जी। और जैसा कि डॉक्टर विपिन, आपने भी कहा कि 179 करोड़ लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है और बहुत जल्द हम 200 करोड़ की टारगेट की ओर बढ़ रहे हैं। 200 करोड़ लगभग, अगर हम कह सकते हैं कि इतने बड़े टीकाकरण पर आप क्या कहेंगे, कितना मुश्किल होता है किसी देश के लिए इतनी बड़ी पॉपुलेशन के लिए टीकाकरण करवाना? और ये एक सही मायने में पूछा जाए तो भारत के लिए एक बहुत बहुत बड़ा अचीवमेंट है। एक अनहोनी सी बात है कि इतने कम समय में ये लगभग 200 करोड़ लोगों के आने वाले एक महीने में टीकाकरण होना, ये लगभग सोचने से लगभग असंभव सी बात नजर आती है। और इसमें 2 चीजों का हम जरूर इसमें जिक्र करेंगे। एक तो सरकार का जो विल है वो काफी इसमें रहा है। सरकार ने जिस तरह से बढ़ चढ़ के हर एक, चाहे राज्य सरकार हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, दोनों ने इसमें काफी बढ़ चढ़ के काम किया है। और उसके साथ ही में जो इससे संबंधित लोग हैं, खासतौर पे हेल्थ वर्कर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, या जो लोग भी इस एक तरह से कहें कि महाअभियान में काम किया है, वो सही मायने में बधाई के पात्र हैं। इसमें कहीं 2 राय नहीं है। हम लोग साल भर पहले ये सोच भी नहीं पा रहे थे कि शायद इतना लार्ज स्केल पे ये टीकाकरण होगा। और डेफिनेटली निश्चित तौर पे हम ये कहना भी चाहेंगे
कि मीडिया का भी इसमें काफी रोल है। इसने इस चीज को काफी प्रसारित किया कि टीका लेना कितना आवश्यक है और टीका से कितना ज्यादा लोगों का बचाव हो सकता है इन्फेक्शन से। और सबसे बड़ी बात है कि जिन लोगों को टीका लगा है उन लोगों को इस बीमारी की जो सीवियरिटी है वो काफी कम हुई है, मौतें काफी कम हुई हैं। मैं खुद ही इसका एक एग्जाम्पल हूँ कि हमारे को भी 2 बार हुए, लेकिन प्रोबेबली ये टीकाकरण ने काफी मदद किया। जो लोग हम लोग जैसे हैं जो फुल डोज लिए उनको कोरोना हुआ जरूर, लेकिन हाँ उतनी सीवियरिटी नहीं रही जितनी की हम लोग उम्मीद रखते थे। जी, और डॉक्टर विपिन, आपका कार्डियोलॉजी के क्षेत्र में बहुत लंबा अनुभव रहा है और आप जाने माने हार्ट स्पेशलिस्ट हैं देश के। आपसे ये जानना चाहेंगे कि हार्ट एक, या जिसे हम दिल भी कह सकते हैं, एक बहुत ही इतनी बातें की जाती हैं, दिल की बातें दिल तक, लेकिन एक ऐसा ऑर्गन है जिसमें थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आती है तो ये समस्या काफी गंभीर हो जाती है अगर इसका समय पे इलाज नहीं कराया जाए। आपसे जानना चाहेंगे कि जो बहुत नॉर्मल जो किस किस तरह की बीमारियां हार्ट से जुड़ी हुई आम हैं और इसके सिम्टम्स हमारे अंदर किस तरीके से आते हैं, हम कैसे पहचानें कि हमें अब हार्ट डिजीज हो रही है और इसके लिए हमें जांच या डॉक्टर के पास जाना चाहिए। जो आपका पहला जो सवाल था ये था कि ये हार्ट में किस किस तरह की बीमारियां होती हैं। तो सबसे कॉमन जो बीमारी होती है जिसको हम लोग कोरोनरी आर्टरी डिजीज बोलते हैं, मतलब हार्ट की आर्टरीज में, हार्ट की धमनियों में रुकावट पैदा होना, उसी को हम लोग कोरोनरी आर्टरी डिजीज बोलते हैं। सामान्य तौर पे अगर ये जो रुकावट है अगर 70% डायमीटर से कम होती है तो पेशेंट को कोई खास सिम्टम्स नजर नहीं आते हैं जी। उससे जब ज्यादा होती है तो पेशेंट को जब चलेंगे तो आपको छाती में भारीपन महसूस होगा, खिंचाव महसूस होगा, अनइजीनेस महसूस होगा। और इसके साथ साथ वो जो सिम्टम्स हैं वो आपके राइट साइड या लेफ्ट साइड के अपर लिम्स, ऊपर के बाजुओं में या कंधों में ये आते हैं। कभी कभी आपको चलने से एक चोकिंग सेंसेशन भी होता है गले में, जैसे लगेगा कि गले में चोकिंग हो रहा है जी। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि ये जो कोरोनरी आर्टरी डिजीज होते हैं, हार्ट में जो धमनियों में रुकावट होती है, उसके जो सिम्टम्स होते हैं वो आपके लगभग 20% केसेस में जब फ्रैंक हार्ट अटैक होता है तो ये जो तकलीफ आती है वो आपके स्टमक के अपर पार्ट में, जिसको हम लोग एपिगैस्ट्रियम बोलते हैं, पेट के ऊपर वाले हिस्से में होती है। कुछ उसमें गैस फॉर्मेशन जैसी भी शिकायत होने लगती है, उल्टियां आने लगती हैं। और ज्यादातर जो हम लोगों से या पेशेंट से जो गलती होती है इसको हम लोग गैस की बीमारी मानने लगते हैं जी। और ये कुछ इनो या उस तरह के गैस वाली जो दवाइयां होती है या कुछ इस तरह की दवाइयां हम खाना शुरू कर देते हैं। तो एक ये स्थिति जरूर हम लोगों को जानना है कि अगर आपको इस तरह की शिकायत है, अपर स्टमक में भी अगर आपको पेन हो रहा है, खासतौर पे स्वेटिंग और अनइजीनेस, पाल्पिटेशन से संबंधित होती हैं और चलने में आपको तकलीफ बढ़ती है, तो आपको जरूर एक डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। एक कॉमन मिथ ये भी है कि चूंकि हम लोग सब कोई जानते हैं कि दिल जो बाईं तरफ होता है, हार्ट बाईं तरफ होता है जी। तो हमारा ये कॉमन परसेप्शन है खासतौर पे आम जनता में कि ये जो भी हार्ट की जो दर्द आएंगे वो बाएं तरफ आएंगे, छाती के बाएं भाग में आएंगे या जो अपर लिम्स में है, लेफ्ट शोल्डर है, उस साइड में आएंगे। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि 5 से 10% लोगों को ये जो छाती की तकलीफ होती है ये आपको दाहिने तरफ भी हो सकती है। रेयरली कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको चलने में तकलीफ सिर्फ जबड़ों में, लोअर जॉ जिसको हम लोग बोलते हैं, उसमें होती है, टूटक जैसा महसूस होता है। ये भी एक बड़ा सा दुविधा होती है कि अगर इस तरह के सिम्टम्स हैं तो ज्यादातर हम लोग डेंटिस्ट को कंसल्ट करते हैं, जिसमें मैं एक बात जरूर कहूंगा आपको कि अगर आपको एक्सर्शन में सीढ़ियां चढ़ने से, चलने से, भागने से, एक्सरसाइज करने से अगर ये तकलीफ आपके राइट साइड के चेस्ट में या राइट साइड के शोल्डर में होती है या फिर चोकिंग सेंसेशन होता है या फिर आपके जो लोअर जबड़ों में पेन होता है, लोअर दांतों में पेन होता है, तो इसको हम लोग को जरूर इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। शायद ये हार्ट के रुकावट में होने के चलते हो गया, आर्टरीज में ब्लॉकेज के चलते हो गया। जी डॉक्टर विपिन, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने जी दी। एक चीज मैं ये बताऊं कि ये जो आपका
जितने भी डेथ होते हैं उसमें से, चाहे वो डेथ आप सभी को इंक्लूड कर लें, जो इंफेक्शन के चलते हो रहे हैं, निमोनिया के चलते हो रहे हैं, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के चलते हो रहे हैं, अगर उन सभी को एक साथ आप रखते हैं और ये देखते हैं कि हार्ट अटैक के चलते भी हो रहे हैं, तो लगभग 25% डेथ अपने कंट्री में हार्ट अटैक के चलते होते हैं। तो एक बड़ा सा नंबर है और इस पर हम लोगों को, इसीलिए आप लोगों को भी, आम जनता को भी और जितने भी मेडिकल फ्रेटर्निटी हैं उनको इस बात पर जरूर ध्यान देना है कि हार्ट अटैक एक मेजर प्रॉब्लम है अपने कंट्री में और डेथ के 1/4 डेथ का कारण भी यही है। जी, और डॉक्टर विपिन, इस पर बहुत ही आपने बातें जो हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हैं और आपने हमारे श्रोताओं से साझा की है। इस बीच कुछ लिसनर्स कॉल ले लेते हैं और पूरे देश से श्रोताओं की कॉल आ रही है और चलते हैं सीधे नॉर्थ ईस्ट और रुख करते हैं असम का, जहां से अमिया जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ गई हैं। अमिया जी नमस्कार। हेलो। हाँ जी नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। धन्यवाद। और सवाल पूछने से पहले मैं आकाशवाणी की पूरी टीम को मेरे ओर से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगी, क्योंकि ये बहुत इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम है और मैं हर रोज सुनती हूँ जी। और मेरा सवाल है कि कोरोना का जो पहली और दूसरी और तीसरी लहर आया है, इसमें क्या फर्क है अभी तक क्या फर्क देखने को मिल रहे हैं अभी तक, ये मैं जानना चाहूंगी। जी बिल्कुल डॉक्टर विपिन, एक तो ये है कि अलग अलग कोरोना की लहर आई और उसमें अलग अलग तरीके से अगर हम देखें तो इसके पैटर्न पर अलग अलग स्ट्रेन्स ने अलग अलग तरीके से बिहेव किया है। क्या कुछ देखते हैं आप इसको, और चौथी लहर के बारे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? तो पहली बात तो पहला जो आपका सवाल है कि ये हार्ट डिजीज और उसके साथ ये कोरोना से क्या रिलेशन है, तो इस संबंध में ये बातें बहुत ही क्लियर हैं कि लगभग 20% कोरोना के जो मरीज हैं उनको हार्ट डिजीज की शिकायत होती है और इस 20% का जो ज्यादातर भाग है आपका लगभग 2/3 भाग है, या यूं कहें कि 70% जो होते हैं लोग, उनको हार्ट अटैक आती है। और जो बचे हुए जो लोग हैं उसमें 5-7% लोगों को हार्ट अटैक तो नहीं होता, लेकिन हार्ट की मसल्स को कोरोना डायरेक्ट इफेक्ट डालता है और मसल को कमजोर करता है, जिसको कार्डियोमायोपैथी बोलते हैं हम लोग। अल्टीमेटली ये हार्ट अटैक हो, कार्डियोमायोपैथी हो, ये दोनों हार्ट को वीक करते हैं और पेशेंट हार्ट फेलियर वाले सिचुएशंस में जाते हैं, ब्रेथलेसनेस होगा, पूरे बॉडी में स्वेलिंग होगी। लेकिन इन दोनों में जो सबसे ज्यादा डेंजरस है आपका, वो है हार्ट अटैक वाला सिचुएशन। और क्लियरली लगभग 20% लोगों को ये सेकेंड वेव और फर्स्ट वेव में इस तरह की बातें आई हैं। जहां तक थर्ड वेव का सवाल है, इसमें कोई बहुत क्लियर कट डेटा हमारे पास अवेलेबल नहीं है, लेकिन जो डेटा अवेलेबल है वो यही बता रहे हैं कि थर्ड वेव में भी हार्ट के प्रॉब्लम आए हैं। इसमें जिसको हार्ट के प्रॉब्लम होते हैं, हार्ट अटैक आते हैं, हार्ट के रोगों में रुकावट होती है, उसमें ज्यादातर लोग, समझ लीजिए कि लगभग 80% ऐसे लोग होते हैं जिनको पहले से हार्ट के रोगों में रुकावट है, हार्ट का कोई न कोई प्रॉब्लम है, वैसे लोग ज्यादा अफेक्टेड हुए हैं कोरोना में। लेकिन एक और भी इंटरेस्टिंग बात है, वो ये है कि लगभग 20-25% लोग ऐसे हैं जिनको पहले से कोई हार्ट अटैक नहीं हुआ, लेकिन वो सडनली कोई हार्ट के रोगों में कोई रुकावट नहीं है, कोई कोरोनरी आर्टरी डिजीज नहीं है, कोई ब्लॉकेज नहीं है, फिर भी सडनली उनके हार्ट की आर्टरीज में क्लॉट्स बनते हैं, ब्लड का थक्का बनता है और वो हार्ट अटैक करता है बिना किसी प्रीवियस बीमारी के। ये कोरोना के एक लक्षण में है। इसलिए अगर आपको कोरोना के टाइम में अगर आपको छाती में कोई परेशानी होती है, दर्द होता है, जो अभी हमने सिम्टम्स बताए हैं, उस तरह के सिम्टम्स आते हैं, तो निश्चित तौर पे आपको अपने हार्ट का कार्डियक एग्जामिनेशन जरूर कराना चाहिए। जी, और इस बीच बड़ौद से महेश शर्मा जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ गए हैं, हमारे रेगुलर लिसनर हैं। आइए जानते हैं महेश जी आज क्या सवाल करने वाले हैं। हाँ महेश जी नमस्कार। नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में, बताइए। मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाहूंगा जी, हम अपने हार्ट का किस तरह ध्यान रखें, और जो है बहुत से लोग बाग हार्ट का 3-4 बजे करीब हार्ट की पोजीशन खराब हो जाती है, तो उसका किस तरह निवारण होगा, किस तरह ध्यान रखें? जी डॉक्टर विपिन, वन ऑफ द मोस्ट जिसे हम कहेंगे कि इम्पोर्टेंट एंड वाइटल ऑर्गन जो हमारा हार्ट है, इसकी हम देखभाल कैसे कर सकते हैं, कैसे एक स्वस्थ हृदय हमारे शरीर में रह सकता है? तो हम जहाँ तक समझ रहे हैं कि जो हमारे श्रोता हैं उनका
मुख्य सवाल है कि ये हार्ट अटैक से कैसे बचाव करें, ये एक खास इम्पोर्टेंट मतलब मुझे लग रहा है कि इनका सवाल है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो एक चीज मैं आपको बताऊं कि अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से हम लोग जैसा कि सब कोई कहते हैं, हम लोग भी कहते हैं कि ये ईश्वर का देश है, भगवान का देश है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ईश्वर ने जो हार्ट की बीमारी है और उसकी सीवियरिटी हम लोगों को ज्यादा ही दे रखी है। साउथ ईस्ट एशियन जो होते हैं वो यूरोपियन कंट्रीज और वेस्टर्न कंट्रीज की तुलना में 30% ज्यादा हमारे यहाँ हार्ट अटैक होती है। यही नहीं है, ये हार्ट अटैक की सीवियरिटी भी हमारे कंट्री में सभी, जैसे जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्री हैं, या तो पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश और नेपाल, इन सभी को मिलकर जो बोलते हैं, उसमें ये सीवियरिटी भी बहुत ज्यादा होती है। और सबसे दुखदायी बात यह है कि ये हार्ट अटैक का जो इंसिडेंस है, ये 10 से 15 साल पहले हमारे कंट्री में होता है दूसरे वेस्टर्न कंट्रीज की तुलना में, मतलब यंगर लोग ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं। एक जो स्टडीज है वो ये बताती है कि लगभग 25% जो हार्ट अटैक के पेशेंट्स हैं अपने कंट्री में, वो 40 साल से कम उम्र वाले होते हैं, और 50% हार्ट अटैक के पेशेंट जो होते हैं वो 50 साल से कम उम्र वाले होते हैं। ये भी एक बड़ा सा अलार्मिंग एंड सेंसिटिव मामला है कि यंगर एज ग्रुप में हमारे यहाँ हार्ट अटैक होता है। तो डॉक्टर विपिन, क्या ये इसका कोई हेरिडिटिकल कारण है या हमारी बनावट हृदय की ऐसी है, इसका क्या कारण है? इसका 2 मुख्य कारण है। पहला कारण तो ये है कि जो हम लोग जेनेटिकली प्रीडिस्पोज हैं ये हार्ट अटैक से, जैसे कि हम लोग जेनेटिकली प्रीडिस्पोज हैं आपके ब्लड शुगर के लिए और हाइपरटेंशन के लिए, वैसे ही ये हार्ट अटैक का जो हमारी जेनेटिक जो फैक्टर्स हैं वो ज्यादा इसमें काम करती हैं। उसके अलावा पिछले 30-40 सालों में जो हमारे यहाँ जो विकास हुआ है, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है, उसमें लाइफ स्टाइल में भी काफी फर्क पड़ा है। सीडेंटरी हैबिट्स काफी बढ़े हैं, फैटी चीजों का खाने में इस्तेमाल काफी बढ़ा है, और उसके साथ ही जो एक एंजाइटी होती है वो भी एक बड़ा सा कारण होता है हार्ट अटैक का। तो यूं मैं कहूँ कि जो हार्ट अटैक के जो कारण है, जेनेटिक फैक्टर को आपको अगर छोड़ दें तो 2 ग्रुप में रखते हैं। एक तो बोलते हैं जिसको मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर, जिसपे ऐसे कारण जिसको हमारे पास निदान है, चाहे वो लाइफ स्टाइल से करें या दवाइयों से करें। इसमें 6 चीजें इन्वॉल्व है। ये आपको डायबिटीज मीन्स ब्लड शुगर है, ब्लड प्रेशर है, हाई कोलेस्ट्रॉल का होना है, सीडेंटरी हैबिट एंड मोटापा है, और एंजाइटी है एंड स्मोकिंग है। ये 6 चीजें हैं जो मुख्य तौर पे हार्ट अटैक कराती हैं, कोरोनरी आर्टरी डिजीज कराती हैं। जो नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स है जिस पर हमारा कोई बस नहीं है, वो एक जेनेटिक फैक्टर जिसके बारे में मैं आपको अभी बताया हूँ। इसके अलावा एज है एंड सेक्स है। एज मतलब जैसे जैसे आपका उम्र बढ़ेगा, खासतौर पर 40 के बाद, वैसे वैसे ये बीमारी आपको होने लगती है। जहाँ तक सेक्स का सवाल है, मेल लोगों को ये हार्ट का प्रॉब्लम ज्यादा आता है, लेकिन पिछले 3-4 दशकों में ये बीमारी फीमेल्स में भी काफी तेजी से बढ़ी है, बिकॉज लाइफ स्टाइल जो चेंजेस आए हैं वो फीमेल्स में भी काफी आए हैं। उनको भी एंजाइटी या खाने पीने के हैबिट या फिर सीडेंटरी हैबिट, ये सब चीजें डेवलप हुई हैं, इसके चलते उनमें भी आई हैं। तो जहाँ तक बचाव का सवाल जो हम लोग कर रहे थे वो ये कर रहे थे कि अगर आप 6 S जो होते हैं, S मीन्स सन वाले S, इस पर अगर ध्यान देते हैं वो तो आपको काफी हद तक आप अपने आप को हार्ट अटैक से बचा सकते हैं। वो S है, पहला S है जो ये शुगर के लिए है। अगर आपको शुगर खाने पीने में जितनी भी मीठी चीजें हैं उसको जैसे भी कोशिश करें कम करें, और अगर आपको शुगर की बीमारी है तो उसका इलाज जरूर करें। सेकंड S जो है वो आपका सॉल्ट है, जो खाने में नमक का इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए हम लोगों को। कम से कम ये तो जरूर कर सकते हैं हम लोग की जो टेबल सॉल्ट, एक्स्ट्रा सॉल्ट जो हम सैलड में या कुछ ऐसे अचार में, पिकल्स में या नमकीन में खाते हैं, उसको अवॉइड करना चाहिए। अगर आप सॉल्ट अवॉइड करना है तो आपका ब्लड प्रेशर पे उसमें काफी हद तक कंट्रोल करेंगे, और ब्लड प्रेशर क्लियरली हार्ट अटैक का एक रिस्क फैक्टर माना जाता है। जो थर्ड S है वो उसको हम लोग स्टैटिन्स बोलते हैं। स्टैटिन्स का मतलब होता है कि एक दवा होती है जो आपके खराब वाले कोलेस्ट्रॉल को, बैड कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करती है। तो खाने पीने में हम लोग ये कर सकते हैं कि जितनी भी फैटी चीजें हैं, घी, मक्खन, डालडा से बनी हुई चीजें हैं, या जो रेड मीट होते हैं उसमें ये इस तरह के गंदे फैट्स ज्यादा होते हैं, तो वैसे खाने पीने में वैसे चीजों का अवॉइड करना चाहिए। जितने भी फास्ट फूड होते हैं, पिज्जा है, बर्गर है, चिप्स है, ये जितनी भी चीजें हैं
जो तली हुई रहती है उसमें ये गंदे क्वालिटी के फैट ज्यादा होते हैं, तो उसको हम लोगों को अवॉइड करना चाहिए, उसको हम लोग को परहेज रखना चाहिए। इंडियन खाने में जो सबसे ज्यादा खराब माने जाते हैं वो आपके भटूरे हैं, उसमें बहुत ही फैट होते हैं। उसके अलावे पराठा है, देन पूरी का नंबर आता है। जो रूरल इंडियन फूड्स हैं, जो रोटी दाल सब्जी है, ये यूजुअली इसमें फैट कम होते हैं। जी बिल्कुल। तो हम लोग को चाहिए कि उस तरह के खाना ज्यादा खाएं। जी डॉक्टर विपिन, आपने जो 4S की थ्योरी बताई है, मुझे लगता है कि हमारे जो लिसनर्स हैं जी उन्होंने इसको बहुत ध्यान से सुना है। जी जी जी। उसके अलावा सीडेंट्री हैबिट्स है, तो वो भी हम लोग को अवॉइड करना चाहिए। कोशिश करना चाहिए कि 20-25 मिनट का एक्सरसाइज रोज करें। और स्मोकिंग तो टोटल नो करना है। स्मोकिंग चाहे किसी भी फॉर्म में हो, चाहे वो बीड़ी हो, सिगरेट हो, या हुक्का हो, या कोई और फॉर्म के तंबाकू को हम लोग को अवॉइड करना है। जी डॉक्टर विपिन, थोड़ा शॉर्ट में, क्योंकि बहुत सारे लिसनर्स हैं जो आपको बहुत सारे सवाल कर रहे हैं। जी जो है वो है आपके स्ट्रेस का, तो हम लोग को कोशिश करनी है कि स्ट्रेस कम करें, चाहे योगा से है, मेडिटेशन से है, या और सब बहुत सारे मेथड हैं स्ट्रेस कम करने का, वो जरूर करना चाहिए। जी बिल्कुल। सुभाष प्रजापति जी गुरुग्राम से सवाल कर रहे हैं, ये इनकी कॉल लेते हैं। सुभाष जी नमस्कार। नमस्ते सिद्धार्थ सर। जी बहुत बहुत नमस्कार, स्वागत है। नमस्ते जी सर। मैं बहुत ध्यान से प्रोग्राम सुन रहा था, बहुत मतलब संतुष्टि मिली प्रोग्राम सुनकर आज का सर। जी जी जी। जैसा कि सर ने बताया आप सबने कि हार्ट की समस्या में छाती में दर्द होने पे झिकाना चाहिए सर, लेकिन सर हार्ट की समस्या में इम्पोर्टेंट चीज क्या होती है कि सर क्या अंदर के धमनियों में या नस या थक के जम जाते हैं, या दूसरा सवाल सर में कि एज का भी कैसा, कितने एज तक इम्पोर्टेंट होता है सर कि मतलब हार्ट होने का समस्या पैदा होने का ज्यादा संभावना रहता है। ये धन्यवाद सर। बस जी डॉक्टर विपिन तो क्या कहेंगे? ये पहला जो आपका जो जानकारी आपके पास है वो सही है। जो हार्ट की कॉमनेस्ट बीमारी है वो हार्ट की रगों में, जिसको धमनिया बोलते हैं, हम लोग आर्टरीज बोलते हैं, उसमें रुकावट आने से, उसमें ब्लॉकेज होने से होता है। और कॉमनली जो ब्लॉकेज होते हैं जिसको हम लोग एथेरोस्क्लेरोटिक प्लग बनते हैं, वो कोलेस्ट्रॉल फैट्स इकट्ठा होने के चलते होते हैं। उसके साथ उसमें कुछ ब्लड पार्टिकल्स भी होते हैं। तो ये उसका एक कॉमन कॉज है, जो कि जैसे जैसे रुकावट बढ़ती जाती है, ब्लॉकेज बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे सिम्टम्स भी बढ़ेंगे। और ये अगर 100% हो गया तो आपको हार्ट अटैक होगा। तो अभी जो हम लोग बता रहे थे प्रिकॉशंस कैसे उससे मुक्ति पाया जाए, उसका हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए। जी। और यामीन भाई गाजियाबाद से जुड़ गए हैं अपने सवाल के साथ। यामीन भाई नमस्कार। सर नमस्कार जी। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर मैं यामीन भाई रेडियो वाला चिरौड़ी। सर मैं ये जानना चाह रहा था, जैसे कि हार्ट में अगर प्रॉब्लम है तो क्या टेस्ट कराएं जिससे कि जानकारी हो गई इसमें क्या दिक्कत है। ऐसा मेरी वाइफ को एक बार दिक्कत हो गई है, तो मैंने ECG कराई है, इको कराई, और डॉक्टर साहब बताएंगे उसमें एक वाल थोड़ा सुकड़ा हुआ बताया। जी डॉक्टर विपिन, ये बड़े इम्पोर्टेंट सवाल इन्होंने पूछा है कि क्या कौन कौन से वो टेस्ट हैं जो हार्ट को बताते हैं कि हमारा हार्ट हेल्दी है या नहीं, और एक वॉल की बहुत अक्सर कॉमन समस्या रहती है, इसके बारे में। तो पहला ये जो पहला सवाल, ये दोनों हार्ट की दो अलग अलग बीमारियों से संबंधित है। जहां तक हार्ट अटैक वाला मामला है, जिसमें हार्ट की धमनियों में रुकावट आने वाली या ब्लॉकेज आने वाली बात होती है, उसके लिए आपको तो जो एक सीरीज ऑफ टेस्ट होते हैं, अगर आपको हार्ट अटैक नहीं हुआ तब की बात हम लोग कर रहे हैं कि आपको एक ECG कराना है, एक इको कराना है, और जो स्ट्रेस टेस्ट होते हैं कई तरह के होते हैं, लेकिन कॉमनेस्ट जो है वो आपको ट्रेडमिल टेस्ट जिसको बोलते हैं, मशीन पे भागने का, स्ट्रेस इको है, थैलियम स्ट्रेस है। और आजकल जो नए गाइडलाइंस हैं, अगर आपको लगता है कि हार्ट का प्रॉब्लम है, उसमें एक CT कैल्शियम कोरोनरी कैल्शियम स्कोर एंड CT कोरोनरी एंजियोग्राफी है, वो आप एक रूटीन तौर पे करा सकते हैं। ECG, इको, स्ट्रेस टेस्ट, अगर इससे काम नहीं हो तो फिर आपको वही CT पे जाना है। और इसके बाद भी अगर उसमें कोई डाउट है तो निश्चित तौर पे एंजियोग्राफी एक लास्ट वर्ड है, फाइनल टेस्ट है, जो कि ये बताएगा कि वास्तव में ब्लॉकेज है कि नहीं है, और है तो कितने हैं, और आगे उसके लिए क्या ट्रीटमेंट हम लोगों को करना है। जी। दूसरा सवाल था ये हार्ट के वैल्व्स के ऊपर था। जैसा कि मालूम है कि हार्ट में 4 कमरे जैसा होता है, जिसको हम लोग चैम्बर्स बोलते हैं, और ये कमरे एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, दरवाजा बीच में लगा है, उसको वैल्व्स बोलते हैं। ये वैल्व्स भी खराब होते हैं। जो कॉमनेस्ट कॉज है वैल्व्स खराब होने का, वो रूमेटिक हार्ट डिजीज बोलते हैं,
वो यंग एज में आपके अगर कोई थ्रोट इन्फेक्शन होते हैं तो वो आपको अल्टीमेटली हार्ट को भी डैमेज करते हैं, जिसके चलते ये वाल्व्स खराब होते हैं। और ओल्डर एज ग्रुप में डिजेनरेटिव प्रोसेस है, उससे भी वाल्व्स खराब होते हैं और इसके ट्रीटमेंट अलग हैं। कम अगर खराबी है तो मेडिकल ट्रीटमेंट है, दवाइयों से काम चलेगा। लेकिन अगर सीवियरिटी ज्यादा है, कि मॉडरेट या सीवियर है, तो फिर इसका ऑप्शन जो है वो सर्जिकल है, आपको वाल्व्स को सर्जिकली रिप्लेस करना पड़ता है। जी, और झारखंड से दिवाकर पाठक जी जुड़ गए हैं। दिवाकर जी नमस्कार। जी नमस्कार, मैं दिवाकर पाठक हजारीबाग जिला अंतर्गत कंडागर ग्राम स्थित झारखंड प्रांत से हूँ। आकाशवाणी की पूरी टीम के साथ साथ अपने विशेषज्ञ महोदय को मेरा हार्दिक अभिनंदन। वैक्सीन का भविष्य निश्चित तौर पर सकारात्मक है। यही कारण है कि वायरस की रफ्तार पैंडेमिक से एंडेमिक की ओर आ गया है। दूसरी ओर वैक्सीन का ही प्रभाव है कि तीसरी लहर में हमारा जीवन बिल्कुल सुरक्षित रहा। इसलिए वैक्सीन पर भय नहीं बल्कि निर्भय हो जाएं और टीका लेकर टिकाऊ बने रहें। हार्ट ब्लॉकेज से बचने के बारे में बताएं। डॉक्टर विपिन, दिवाकर जी का अंदाज जो है सवाल पूछने का वो बिल्कुल निराला है। वो पहले एक संदेश देते हैं, इसके बाद सवाल पूछते हैं। तो अब ये ब्लॉकेज के बारे में जानना चाहते हैं, क्योंकि अक्सर हम लोग सुनते हैं कि इतने % ब्लॉक है या इतने आर्टरीज में ब्लॉक इतना % है। इसका क्या मतलब होता है, क्या मायने समझे हम? दिवाकर जी नमस्कार। संजोग से मेरा बचपन उस एरिया में गुजरा है जहाँ से आप मेरे से ये सवाल कर रहे हैं। आपका जहाँ तक ब्लॉकेज का सवाल है, कि जैसा मैंने बताया कि ये जो ब्लॉकेज होते हैं, आपको जान के आश्चर्य होगा कि ये आर्टरीज में ब्लॉकेज कम से कम जो उम्र देखी गई है वो 2 साल की है। 2 साल से ही ये ब्लॉकेज शुरू हो जाते हैं और वो धीरे धीरे जैसे जैसे एज बढ़ता है वैसे वैसे बढ़ते जाते हैं। ये कोलेस्ट्रॉल जो होते हैं वो हार्ट के धमनियों में जो आर्टरीज हैं उनके जो वाल्व्स हैं उसमें इकट्ठा होते हैं। उसके साथ साथ कुछ ब्लड के पार्टिकल्स भी उनके साथ इकट्ठा होते हैं और एक मिक्सचर टाइप का बनाते हैं, जिसको हम लोग एथेरोस्क्लेरोटिक प्लग बोलते हैं। ये प्लग जैसे जैसे इंक्रीज करते जाते हैं वैसे वैसे ये आर्टरीज में चोकिंग करने लगते हैं। जस्ट लाइक किसी पानी के पाइप में स्लज बनते हैं या फिर वो रस्ट बनते हैं, वैसा ही। और ये जैसे बढ़ते जाएंगे, अगर ये ब्लॉकेज 70% से ज्यादा आर्टरी के डायमीटर को ऑक्यूपाई करेंगे तो आपको सिम्टम्स शुरू हो जाएंगे। चलने में आपको तकलीफ होगी, छाती में भारीपन होगा, सांस में तकलीफ होगी, पाल्पिटेशन होगा, स्वेटिंग होगा, एक्सर्शन में। और इन सभी के अलावे अगर ये 100% ब्लॉकेज हो जाती है तो फिर आपको हार्ट अटैक होता है। यही एक ही बीमारी का कंटिन्यूम है। ये जैसे सीवियरिटी बढ़ती जाती है वैसे वैसे डिफरेंट चीजें आने लगती हैं। जी बिल्कुल। तो अगर हम देखें तो डॉक्टर विपिन, ऑयल को भी लेकर काफी सवाल उठते हैं कि हमें किस तरह की ऑयल का सेवन करना चाहिए ताकि हमारा जो हार्ट है वो स्वस्थ रह सके। एक्चुअली जो ऑयल्स में जो एक इंग्रेडिएंट होता है, जो सब्सटेंस होते हैं, उसको पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स एंड मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स बोलते हैं। उनका एक रेशियो होता है। तो उस रेशियो को अगर ध्यान रखें तो कोई ऐसा ऑयल हम लोग डेफिनेटली नहीं बोल सकते कि वो बिल्कुल ही हार्ट के लिए स्वस्थ है। और जो अगर ये कहें हम लोग कि कई तरह के ऑयल्स हैं, उसमें कौन सा बेस्ट है, तो हम लोग को एक ग्रुप ऑफ ऑयल्स बताएंगे जिसमें मोनोसैचुरेटेड फैट्स होते हैं, वो रिलेटिवली बेटर माने जाते हैं। बट एक रेशियो मोनोसैचुरेटेड एंड पॉलीसैचुरेटेड का होना जरूरी है। सो हम लोग ये कहते हैं कि जो मस्टर्ड ऑयल्स है और इसके अलावा सनफ्लावर ऑयल है, सोयाबीन ऑयल है, राइस ब्रान ऑयल है और एक जो कनोला ऑयल्स होते हैं, ये अच्छे माने जाते हैं। बिल्कुल। और डॉक्टर विपिन, आपकी ने जो ऑयल्स बताए हैं और हार्ट से संबंधित जो भी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमारे लिसनर्स को दी है, वो उसका जरूर ध्यान रखेंगे। अब समय इजाजत नहीं दे रहा कि हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। डॉक्टर विपिन, आप कार्यक्रम से जुड़े, आपने श्रोताओं के प्रश्नों का उत्तर दिया, हमसे चर्चा की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और सभी श्रोताओं का भी जो इस प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़े। श्रोताओं, इसी के साथ मुझे यानी सिद्धार्थ को भी दीजिए अनुमति। नमस्कार, शुभ रात्रि। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे नई दिल्ली द्वारका मणिपाल अस्पताल के डॉक्टर विपिन दुबे। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR,
और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsttalks@gmail.com। इस कार्यक्रम को फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।